बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में किस तरह किया, जैसे कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि हम उनके साथ ऑनलाइन क्लास रखें, लेकिन ये है कि हमको जैसे कि मैं कोहाट में रहती हूँ, सो हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क का काफ़ी इशू चल रहा है। मोबाइल डेटा के थ्रू मैं आप लोग के साथ कनेक्ट होंगी, लेकिन ये कि इतना इशू है कि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। उस वजह से मैंने आपके लिए तमाम क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर कर रही हूँ। आप कोशिश करें अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, और जो आप लोग के कंसेप्ट है वो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कंसेप्ट जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एक दूसरी वीडियो तैयार कर सकें। सो जैसे कि आप लोग का फर्स्ट बाय मंथली स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप लोग के 1, 2 एंड 3 थर्ड चैप्टर आप लोग के इंक्लूडेड है। सो हम आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करेंगे, वो तरीक़ेकार आपके साथ शेयर करेंगे जो हर साल आप लोग के पेपर्स में इंक्लूड होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि आप लोग के लिए वैल्यू चेंज होती है, आप वैल्यू को चेंज देकर उसका पैटर्न ही भूल जाते हैं। सो काइंडली जो भी क्वेश्चन आप लोग के पास गिवन हो, आप लोगों ने ये फोकस करना है कि इसकी वैल्यू चेंज है, लेकिन इसके स्टेप्स, इसमें फार्मूला तमाम का तमाम इसका सोल्यूशन उसी तरीके से है जिस तरीके से आप लोग को क्लास में समझाया गया था। सो जैसे कि हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आप लोग के साथ शेयर करेंगे, देन हम चैप्टर नंबर 2 एंड देन हम चैप्टर नंबर 3 आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो चले हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। सो चैप्टर नंबर 1 का जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, जिसमें यहाँ पर सबसेट फाइंड करने का कहा गया था। सो आप लोग के लिए अगर सबसेट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को सबसेट का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास है 2 की पावर n। n से मुराद होगा वो एलिमेंट जो कि आपके पास सेट में गिवन है। यहाँ पर हमारे पास 1, 2 एंड 3 नंबर्स गिवन है, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। सेट के अंदर 3 नंबर्स हैं, इसका मतलब है कि 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। जब 2 की पावर 3 होती है तो इसका मतलब है 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 8, यानी इसके हमारे पास सबसेट टोटल 8 बनेंगे, ठीक है। आप लोगों ने फार्मूलाज को याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को तमाम का तमाम इसका प्रोसेस, इसका सोल्यूशन, स्टेप्स तो याद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा उसकी वैल्यू को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आप लोगों ने वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप लोग के लिए वेन डायग्राम को ड्रॉ करने का आ जाता है तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर अगर गिवन है तो आप लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से राइट कर लेना, ताकि आप लोग को समझ आ सके कि आप लोगों ने किस तरीके से राइट करना है। वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये यूनिवर्सल सेट के बगैर आप लोगों ने वेन डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना। ये नहीं करना कि आप लोगों ने सिर्फ 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए, ये इसमें कॉमन है, बस नो। अगर आपने उस तरीके से ड्रॉ किया तो वो आपका रॉन्ग होगा। आप लोगों ने सबसे पहले इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है, जहाँ पर आपने यू लिख देना है। यू से मुराद होगा यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर आप लोग के पास गिवन है कि यू मस्ट शो द यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को आप लोगों ने मस्ट शो करना है। अब शो करने का मुराद ये नहीं है कि आप लोग कहें कि हमने क्या राइट करना है, किस तरीके से राइट करना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर यू राइट करते हैं। यू से मुराद होगा यूनिवर्सल सेट, यानी जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो वो उनके सर्कल्स में आ जाएंगे, जो नॉन कॉमन होंगे तो वो हमारे पास इस तरीके से बाहर होंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से गिवन है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा नोट भी गिवन है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि जो इंटरसेक्शन सेट होते हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट में, ए सेट में एंड बी सेट में, तीनों सेट में जो वैल्यू कॉमन है वो हमारे पास 5 एंड 6 है, यानी 5 एंड 6 वो वैल्यू है जो कि हमारे पास यूनिवर्सल, ए सेट एंड बी सेट तीनों में कॉमन है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास पेज नंबर 7 पर गिवन है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 सेट्स हैं, ए, बी एंड सी, 3 सेट्स हैं, जिनका हमने यहाँ पर यूनियन या इंटरसेक्शन फाइंड कर। यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसका यूनियन इन तीनों सेट्स का। सो देखा जाए तो आप लोग के लिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 में आप लोगों ने क्या करना था, इसका एक स्टेप का वेन डायग्राम के ज़रिए आप लोगों ने शो करना था, ठीक है, क्योंकि हमने ड्यूरिंग एक्सरसाइज इसको ड्रा किया था। जैसे कि हमारे पास बी यूनियन सी, जैसे कि ब्रैकेट में बी एंड सी ब्रैकेट में इट्स मीन हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो उसका तरीक़ाकार मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स को इशू था कि वेन डायग्राम्स किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से हमने कॉमन लेना है। तो हम उन तमाम के कन्फ्यूजन को आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ चुका है
हम हर स्टेप टू स्टेप का अपना ही वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के दौरान भी हर एक का अपना अपना, जैसे ए यूनियन बी था या ए इंटरसेक्शन बी था, हर स्टेप में अपना अपना वेन डायग्राम ड्रॉ किया था। फिर देन हम लोगों ने फाइनल वेन डायग्राम भी ड्रॉ किया था। सो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास बी सेट में है 2 4 6 एंड यहाँ पर सी सेट में हमारे पास है 2 5 6 एंड 7। इसका मतलब है कि दोनों सेट्स में 2 कॉमन है, तो 2 जो कॉमन है उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। 6 कॉमन है, 6 को राइट कर देंगे। अब बी सेट में 4 बचा है एंड सी सेट में हमारे पास 5 एंड 7 बचा है, तो 5 एंड 7 को हम 5 एंड 7 को हम इस तरीके से राइट कर देंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, यानी हमारे पास बी यूनियन सी का जो आंसर है वो आ चुका है 2 4 5 6 एंड 7। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये तमाम का तमाम हम अपने आंसर, जो हमारा आंसर आता है ना, हम उसी को ही शेड करते हैं। सो हमारे आंसर में 2 4 5 6 एंड 7 है। इसका मतलब है कि हम इस तरीके से इस सर्कल्स को शेड कर देंगे। ठीक हो गई ये बात। ये हमारा हो जाएगा शेडेड पोर्शन, जो कि शेड पोर्शन हमें वेन डायग्राम में ये बताता है कि ये ही हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं आगे, जिसमें हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन से, यानी जो हमारा ब्रैकेट का आंसर था वो अब उसका ए यूनियन लिए। सो ए यूनियन जब इन्होंने लिए तो इनके पास आंसर आए 1 से लेकर 7 तक। अब हमने इस फाइनल आंसर का वेन डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है अब वो आपको सिखाएंगे। यहाँ पर देखें, अब हम जो वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना वो ए यूनियन बी यूनियन सी का है। सो ये देखें आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा हमारे पास बी और ये हमारे पास आ जाएगा सी। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा वो एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। सो जो हमारे पास 2 है वो तीनों सेट्स में कॉमन है। जो वैल्यू हमारी तीनों सेट में कॉमन होगी हम उसको यहाँ पर सेंटर में राइट करें, क्योंकि ये वो पोर्शन है जो तीनों सर्कल में सेम आया हुआ है, कॉमन है। ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमें मालूम है कि बी एंड सी में और 2 के साथ 6 भी कॉमन है, तो ये इन दोनों में कॉमन है, तो हम इन दोनों का कॉमन यहाँ पर लिख देंगे, 4 यहाँ पर लिख देंगे, 5 एंड 6 को हम 5 एंड 7 को लिख देंगे। अब बचे ए के एलिमेंट्स, तो ए में और हमारे पास क्या था 1 2 एंड 3 था। सॉरी यहाँ पर 2 तो हम पहले ही लिख चुके थे, क्योंकि 2 हमारे पास तीनों सेट में कॉमन था। अब हमारे पास बच जाएगा 1 एंड 3। सो जैसे कि हमारे पास आंसर आया है ए यूनियन बी यूनियन सी का 1 से लेकर 7 तक। इसका मतलब है कि हमने इस तमाम के तमाम एरिया को इस तरीके से शेड कर लेना है। यानी वेन डायग्राम को शेड करना बहुत ही कंपल्सरी होता है। अगर आप शेड करेंगे तो वही आपको बताया, तभी हमें मालूम हो सकेगा कि ये आपका आंसर है। ठीक है, जैसे कि हमने ए बी एंड सी तीनों को शेड कर लिया है। सो जैसे कि यहाँ पर हम सेम यही सेट्स थे जिनका यूनियन फाइंड किया, अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन सी, जब वैल्यू सेम है इसका मतलब है कि इनका जो हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगा वो भी सेम उसी तरीके से होगा। सो बी एंड सी का पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। बी एंड सी में हमें मालूम है कि बी एंड सी में हमारे पास 2 एंड 6 कॉमन है इन दोनों में। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 4, यहाँ पर रह जाएगा 5 एंड 7। अब जैसे कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी से आंसर आया है 2 एंड 6, तो 2 एंड 6 को ही हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शेड करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अब हम इन तीनों सेट्स जो कि ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसका अब हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा ए बी एंड सी। हमें मालूम है कि जो 2 है वो तीनों सेट में कॉमन है।
यहाँ पर देखा जाए बी सेट में यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 जो है वो बी एंड सी में कॉमन है, 5 एंड 7 यहाँ से रह जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास 1 एंड 3 रह जाएगा। जैसे कि इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 आया, इसका मतलब है कि 2 हमारे पास यहाँ पर है जो कि तीनों सेट में कॉमन है, तो हम उसको ही शेड करके बताएंगे, अपने आंसर को इस तरीके से हमने शो कर लेना है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की जो एग्जाम्पल थी उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं आगे अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, वेन डायग्राम का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को मैं बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास जो सेट्स हैं उनमें क्या क्या कॉमन है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये सेट है, तो इसमें यहाँ पर देखा जाए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स 3 सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ पर तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि ये जो 2 है ना, ये तीनों में कॉमन है। अब हम देखेंगे कि क्या कोई और एलिमेंट्स हैं जो कि तीनों सेट्स में कॉमन हो, तो वो नहीं है। अब देखेंगे दो सेट्स में क्या क्या कॉमन है, तो दो सेट्स में यहाँ पर देखा जाए तो ये 6 जो है ये बी एंड सी में कॉमन है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सबसे पहले हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से सेट्स में कॉमन है, ताकि वेन डायग्राम को ड्रा करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है जाएगा। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 21। जैसे कि हमारे पास हम 2 साल से अपने चैनल की वजह से 2 साल से आप लोगों के साथ पेपर शेयर करते आ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये हमारे पेपर्स में आई हुई है, ठीक है। अब ये मुझे याद नहीं है कि ये हमारे मिड टर्म में थी या फाइनल टर्म के पेपर्स में थी, लेकिन ये पेपर्स में आई हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखे पेन के साथ इसको सॉल्व किया हुआ है। जब भी आपके पास इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसको आप लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/4 है उसको आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड कर लेंगे, आप लोगों ने कैलकुलेटर से नहीं बल्कि अगर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि 8th क्लास में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सो इसलिए आपने इस तरीके से पहले इसको डिवाइड कर लेना, देन आपने इस तरीके से इसको राइट कर देना। अब हम आ जाते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरफ। जैसा कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 7 में भी आप लोग को याद होगा कि टर्मिनेटिंग हमारे पास वो नंबर्स हमारे होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आने चाहिए, या 2 आने चाहिए या 5 आने चाहिए, या 2 एंड 5 दोनों हो, यानी 2 एंड 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर हमारे पास होगा उसका फैक्टर, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 2 एंड 5 होने चाहिए। अगर उनके अलावा कोई और नंबर होगा तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग के पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी गिवन है, जहाँ पर है इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर stand form has no prime factor other than 2, 5 or 2 and 5, then the rational number is called terminating decimals। ठीक हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को उसकी डिनोमिनेटर से ही पहचान पाते हैं, नॉमिनेटर से कभी भी नहीं पहचान पाते। अगर आप लोग के पास आ जाए कि नॉमिनेटर्स के ये फैक्टर्स होने चाहिए, तो आप लोगों ने उसको रॉन्ग कर लेना है। डिनोमिनेटर्स के ज़रिए हम अपने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को पहचानते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 22 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स गिवन है, जिनके डिनोमिनेटर से हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन इसकी थोड़ी सी डेसिमल प्लेसेस होंगी। यहाँ पर 3 जिसकी वजह से इसकी डेसिमल प्लेसेस क्या हैं, ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पहचान लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम आ जाते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की तरफ। जैसे कि रैशनल नंबर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड q में जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स की फॉर्म में गिवन होते हैं। ठीक है, एंड जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी जो रैशनल नंबर्स के ऑपोजिट हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनका जो q है नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जो q है उसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो इस तरीके से गिवन होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट के साइन के साथ फ्रैक्शन में इस तरीके से हमारे पास गिवन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि रैशनल नंबर्स। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स, के रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी हमें किस तरीके से पता लगेगा कि जो हमारे पास गिवन है वो हमारा इरेशनल नंबर है या वो इरेशनल नंबर नहीं है। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ इन्होंने शेयर की हुई हैं।
कि नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद हो जाएगा द नंबर ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ इनफाइनाइट से मुराद हो जाएगा कि वो क्या है, उसका एंड पॉइंट हमें नहीं मालूम होगा, यानी वो चलता रहेगा। डेसिमल प्लेसेस उसमें बहुत ज़्यादा होंगी। नॉन रिक्यूरिंग देयर इज़ नो रिपीट पैटर्न ऑफ द डिजिट्स इन द कोटियन, यानी कोटियन में यहाँ पर जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेम डिजिट्स रिपीट्स नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। नो रिपीटेड पैटर्न ऑफ द डिजिट्स इन द कोटियन। सो चले अब हम आ जाते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास रिमेंबर में भी गिवन है कि इर्रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल नंबर बट नेवर एज अ फ्रैक्शन, यानी इर्रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में हम उसको कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो चले अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ताकि हम आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल से रिलेटेड समझा सकें। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल्स गिवन है पेज नंबर 25 पर। कोशिश करें अपनी बुक अपने पास रखें। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, एक फ्रैक्शन है हमारे पास 1/7। यहाँ पर देखा जाए तो ये बार लगी हुई है। बार का मतलब ये हो जाएगा कि ये नंबर अगेन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो 2/3 में क्या हो रहा है, 6 इज़ रिपीटिंग। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोटियन प्लेस पर 6 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज़ रिक्योरिंग से मुराद हो जाएगा कि सेम नंबर कोटियन पे रिपीट हो रहा है। जब सेम नंबर कोटियन पे रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल नहीं है। जैसा कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि उसमें कोटियन प्लेस पर सेम नंबर का जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, उस सूरत में हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। यहाँ पर देखा जाए तो 6 इज़ रिपीटिंग एवरी टाइम ऑन द कोटियन प्लेस, इसका मतलब है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पर देखा जाए तो ये बार लगी हुई है। बार यही रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 4 2 8 5 7 इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से हम कहेंगे द डिवीज़न हैज़ गॉन ऑन इनफाइनाइट। डिवीज़न तो इनफाइनाइट है लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिक्योरिंग है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, इर्रेशनल है। जैसे कि इर्रेशनल की एक प्रॉपर्टी तो ये है कि वो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, वो तो है, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, कोटियन प्लेस पर वो नंबर जो है सेम नंबर रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब आ जाते हैं आगे। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 3.6 + 2.2 = 5.8। सो हमने यहाँ पर देखना है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास जब हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर 3.6 + 2.2 करें तब भी हमारे पास 5.8 आता है। अगर हम 2.2 को पहले लिख दें एंड 3.6 को यहाँ पर बाद में लिख दें तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जिसको हम अगर कर रहे हैं a + b या b + a करें, a + b हो या b + a हो या a × b हो या b × a हो, यानी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की, तो उस सूरत हमारा आंसर सेम आ जाता है। लेकिन अगर हम a × a / b या b / a करें तब हमारा आंसर सेम नहीं आता। a - b करें या b - a करें, इन केसेस में यानी डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन में हमारा आंसर सेम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में सेम आता है। ये पॉइंट आप लोगों ने रिमेंबर करना है। एक दूसरा पॉइंट है पेज नंबर 30, अगर आप ओपन करें तो आप लोगों को मालूम होगा एग्जांपल नंबर 11 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होगा कि जब भी ये बार रिमूव होगी तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही राइट करनी है। चाहे बार के अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव शो करनी है, अगर नेगेटिव गिवन है तब भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव ही शो करनी है। बार का मतलब ये होता है कि हमने आंसर के तौर पर जो वैल्यू देनी है वो पॉजिटिव ही राइट करनी है, उसमें नेगेटिव का साइन हम लोगों ने बिल्कुल भी राइट नहीं करना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। जैसे कि एक्सरसाइज 2.a को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर किए थे, जिसमें हमारे पास क्या था कि हमने ये देखना है कि हमारा स्टार्ट में जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तब जाकर हमारे डिजिट्स हम काउंट कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं। आल ज़ीरोज़ बिटवीन अ नॉन ज़ीरो नंबर, यानी अगर ज़ीरोज़ दरमियान में आएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 0 5 1 है, अगर ज़ीरो दरमियान में होंगे तो वो हमारे काउंटेबल होंगे। अगर ज़ीरो उसके स्टार्ट में होंगे
तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 0038, तो स्टार्ट के 0 एक्सेप्ट नहीं होंगे। यहाँ पर देखा जाए, अगर हमारे पास यहाँ पर देखें, चाहे वो होल नंबर में हो चाहे वो डेसिमल नंबर में हो, स्टार्ट के 0 एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ओनली नंबर 3 और 8 को उन्होंने काउंट किया। 3 और 8 दो डिजिट्स हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से यहाँ पर 0.0072 है, 7 और 2 दो डिजिट है, तो 2 डिजिट इन्होंने यहाँ पर काउंट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ऑल द नंबर जीरोज आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 92.00, यानी डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इनको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4 डिजिट्स। अब यहाँ पर देखें 650.000, तो ये टोटल हो चुके हैं 6 डिजिट्स, यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए होल नंबर के केस में, जैसे कि ये तो डेसिमल था, डेसिमल के केस में हम वो तमाम ज़ीरो जो कि इसके बैक साइड पर होंगे एक्सेप्ट काउंट कर लेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर होल नंबर है, होल नंबर की फॉर्म में हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 1832 को ही काउंट करेंगे। इसके पीछे जो ये 3 ज़ीरोज़ है इनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक हो जाएगा। ओके, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि हम राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं, राउंड ऑफ का प्रोसेस हमें बताएं, हमें सिखाएं हम किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। सो चले हम आज की वीडियो में आपके लिए एक बार फिर राउंड ऑफ का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नंबर क्या है, नंबर हमारे पास है ये गिवन है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर देखा जाए ये लास्ट 2 डिजिट्स को हम फोकस करेंगे। लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर क्या है 40 यानी 40। ये 40 तब बना है कि इसके लास्ट 2 डिजिट में क्या था 35, यानी इसके लास्ट में था 5 की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40, यानी 5 है। 5 क्या कर देगा इसको, यानी हम तभी राउंड ऑफ करते हैं जब हमारे पास डिजिट या 5 हो या 5 से बड़ा हो। सो ये हमारे पास था 5 की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये खुद 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये शो कर रहे हैं अपने आप को 0। एंड ये 3 जो है ये 5 इसको 4 बना देगा, तो ये बन चुका था 35 से ये 40 बन गया। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, ये 3 डिजिट्स हैं, ये भी 3 डिजिट्स हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर गिवन्स हैं 154, यानी 154 हमारे पास गिवन है। नहीं सॉरी, हम ना 2 डिजिट्स को यहाँ पर देखेंगे तब जाकर उसके 3 पर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इसके लास्ट में हमारे पास क्या है 54 से मुराद हो जाएगा कि ये हमारे पास हमने कंसिडर कर लेना है कि ये हमारे पास क्या है 154 है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है 10 प्लेस पर जो नंबर है इसकी वजह से ये क्या हो रहा है राउंड ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर 5 है, 5 की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड ऑफ होकर इसको कर देगा 2। सो ये हो जाएगा 2, ये खुद हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा, ये भी इसके साथ हो जाए राउंड ऑफ होकर ये 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर 200 आ चुका है। ठीक हो गई ये बात। सो चले अब हम चलते हैं आगे अपनी एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारी। जैसे कि हमारी ये एग्जाम्पल्स पेपर्स में आ चुकी है, इस वजह से हमने बुक के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ में इसको सॉल्व करके शेयर कर दी है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है फाइंड आउट द possible maximum approximation error in calculator the area of the square with the side length 12, what is the correct to the nearest centimeter। सो यहाँ पर देखा जाए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है 12 है, 12 सेंटीमीटर है। हम क्या कर लेंगे, हमने यहाँ पर इसको राइट कर लेना है, यानी 12 को सेंटर में राइट कर लेंगे, इससे 0.5 कम पहले एंड इससे 0.5 कम हम बाद में राइट कर देंगे। हम लेट कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेशन राइट करनी है। सो जैसा कि हमें मालूम है कि एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर। सो हमने इस किस्म के क्वेश्चंस में ये कर लेना है कि जो हमारे पास जो गिवन वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 12 है, फॉर एग्जांपल आपके लिए पेपर में आ जाएगी 13। अगर आपके लिए 13 सेंटीमीटर आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप पहली जो टेक लेंथ लेंगे तो वो होगी, पहली लेंथ होगी 12.5 सेंटीमीटर, सेकेंड होगी 13 सेंटीमीटर एंड
जो थर्ड होगी वो होगी 13.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल कर लेनी, जिससे आपको ये मालूम होगा कि जो आपकी जो 12.5 है, जो कि पहली जो आपकी लेंथ है वो मिनिमम है, एंड जो लास्ट होगी वो मैक्सिमम एरर्स उसमें, यानी मैक्सिमम पॉसिबल अप्रॉक्सीमेट एरर्स उसमें आएंगी। यानी इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर, चाहे यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है, यहाँ पर 11 है, हमने यहाँ पर 13 ले ली थी, 13 ले लिए, तो इसका मतलब है कि 13 से 0.5 पहले तो 12.5, फिर 13 एंड 13.5, इस तरीके से आप लोगों ने वैल्यूज़ को लेकर इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम पेज नंबर 37, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के रिलेटेड आप लोग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ टिप्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है स्क्वायर एंड क्यूब रूट, यानी इवन नंबर का जो, अगर हम कोई भी इवन नंबर है जिसका हम अगर स्क्वायर लेते हैं तो भी इवन आता है, या स्क्वायर रूट लेते हैं तब भी इवन आता है, और जो हमारा ऑड नंबर होता है उसका स्क्वायर भी क्या होता है, ऑड होता है, और उसका क्यूब स्क्वायर रूट भी हमेशा ऑड आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 हमारा इवन नंबर है, 2 के स्क्वायर से 4 आएगा जो कि हमारा इवन नंबर है। 3 का स्क्वायर लेंगे जो कि हमारा ऑड नंबर है, जिसके स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। सेम अब हमने 4 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 4 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 2 आएगा, एंड 9 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 3 आएगा। तो जो हमारी बात यहाँ पर कही जा रही है वो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी है। सो यहाँ पर हमारे पास हमारे इस पेज नंबर 39 पर जो एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3 हैं, ये तीनों की तीनों एग्जांपल 1 बाय 1 आप लोगों से पहली जो क्लासेस थी उनके पेपर्स में आ चुकी थी। सो आप लोगों ने इन एग्जांपल्स पर भी एक नज़र दोहरा लेनी है कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास जब भी हमसे स्क्वायर रूट की बात की जाएगी तो हमने सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, तब जाकर हमने उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट उसके डिवीजन मेथड से लेंगे तो हमने क्या करना है, जो नंबर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस नंबर से जैसे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यही नंबर हम इसमें ऐड करेंगे, तब जाकर हम आगे नेक्स्ट स्टेप 2 स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जैसे कि इससे पहले हम लोग क्लास 8 आप लोग के लिए ये चैप्टर नंबर 3 की तमाम एग्जांपल्स की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। सो आप लोग को मालूम है कि उसमें हम लोगों ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 40 पर ये जो एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है 126.111126, यानी हमारे पास यहाँ पर हम लोग अब डिवीजन मेथड में डेसिमल किस तरीके से राइट करें। नॉर्मल में तो हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास 1, 2 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर शो कर लेते हैं कोटियन प्लेस पर। लेकिन जब हमारे पास स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमने उसके पेयर्स बनाने होते हैं। जैसे कि हमारे पास डेसिमल यहाँ पर है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जो होल नंबर है, ये हमारे पास क्या डेसिमल नंबर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इनका पेयर यहाँ से बनाएंगे। जैसे कि ये एक पेयर है एंड ये एक रह चुका है, इस तरीके से ये 11 का एक पेयर बन जाएगा, 29 का दूसरा पेयर बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल से पहले 2 पेयर बने, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस ही होंगी। ठीक हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 में आप लोग के पास यहाँ पर वैल्यू देवन है 0.36। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अगर वो पेपर में दे तो 0.36 दें, वो यहाँ पर 0.49 भी राइट कर सकते हैं, 0.100 भी राइट कर सकते हैं, यानी कुछ भी वैल्यू वो राइट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि चाहे जो भी वैल्यूज़ होगी उसका स्टेप्स तमाम का तमाम सेम होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, हमने इसके डेसिमल को रिमूव करना होगा। जैसे कि हमने इसके डेसिमल को यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस थी, तो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 आ चुके हैं। ठीक हो चुके हैं। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इसका यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेने, जो भी नंबर होगा तमाम के प्राइम फैक्टर्स आप लोगों ने राइट कर लेने। जब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 36, यानी ये हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, मे भी हो सकता है आपके लिए आ जाए 0.0036। आप लोगों ने परेशानी हो ना, आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि अब हमारे पास 36/10,000 की इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आप लोगों ने उसके प्राइम फैक्टर्स को राइट, यानी प्राइम फैक्टर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के इसी तरीके से आप लोगों ने राइट कर देने होंगे, तो आपका जो आंसर है वो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज होंगी
लेकिन स्टेप्स उसके सेम होंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8 में हम लोगों ने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास एक होल नंबर गिवन है, 1 होल है, 3/7 है। सबसे पहले इसको क्या कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए ये गिवन है, मे बी एग्जाम्पल में ये गिवन है, लेकिन पेपर में इसकी जगह पर कोई दूसरी वैल्यू भी आ सकती है या ये वैल्यू भी आ सकती है। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर हमने डिनोमिनेटर पर फोकस करना है कि हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी हमने उसी वैल्यू को नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 7 है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 को दोनों तरफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मे भी हो सकता है कि यहाँ पर 8 हो, 9 हो, तो आपने अगर 8 होगा तो 8 के साथ इस तरीके से यहाँ पर 8 राइट करना है, अगर 9 होगा तो 9 राइट करना है। बाकी इसके जो स्टेप्स हैं, जो तरीक़ाकार है, वो तमाम का तमाम सेम होगा। अब हम आ जाते हैं क्यूब्स क्यूब्स के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास नंबर्स गिवन है जिनका क्यूब फाइंड करना है। क्यूब से मुराद क्या होगा कि उसी नंबर को 3 टाइम उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीक़ाकार है ना, वो हमारे पास इस टेबल में गिवन है। इस टेबल में क्या है, ऐसी ख़ास बात है, अगर हम देखें तो 1 का क्यूब है तो वो 1 का क्यूब की 1 प्लेस पर भी 1 होगा, 4 के क्यूब के 1 प्लेस पर भी यहाँ पर 4 होगा, 5 के क्यूब के 1 प्लेस पर भी 5 होगा, 6 के क्यूब के 1 प्लेस पर भी 6 होगा एंड 9 के क्यूब के 1 प्लेस पर भी 9 होगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है जिसके 1 प्लेस पर 9, 4, 5, 6 एंड 9 हो, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने उनसे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर किसका क्यूब रूट के इक्वल है, अगर इसकी 1 प्लेस पर 1, 4, 5, 6 एंड 9 हो, तो आप लोगों ने फ़ौरन से राइट कर लेना है कि जैसे ये 64 है तो ये 4 के इक्वल है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है एंड ये 9 का क्यूब है। ठीक हो जाएगा। हमारी एग्जाम्पल नंबर 12 भी पिछले जो प्रीवियस क्लासेस थी उनके लिए पेपर्स में ये आ चुकी है। सो काइंडली इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा फोकस करना है कि हमारे पास है 1728 है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे। परफेक्ट क्यूब हमने देखना है कि क्या कोई नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसका आसान तरीक़ाकार ये है कि हमने उसके पेयर्स बनाना। क्यूब का मतलब होगा कि हर पेयर में 3 नंबर होने चाहिए। अगर हर पेयर में 3 नंबर हैं, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई पेयर ऐसा है जिसके परफेक्ट लास्ट पेयर है, कोई भी पेयर में कोई भी एक नंबर मिसिंग है, जैसे अगर हमने यहाँ पर 3 पर फिंगर है, अब यहाँ पर देखा जाए इसका जो है वो पेयर अगर मिस है, इसका मतलब होगा कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर उसका पेयर है तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये तमाम के पेयर कंप्लीट है, तो ये परफेक्ट क्यूब हमारा होगा। ठीक है। सो हमारी एग्जांपल नंबर 14 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। अच्छा, जब भी क्यूब रूट की बात होगी या स्क्वायर रूट की बात होगी तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेना है। क्यूब का मतलब होगा कि एक पेयर में 3 नंबर्स होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब होगा हर पेयर में 2 नंबर्स होने चाहिए। सो यहाँ पर देखा जाए तो उनके पेयर में 3 नंबर्स हैं, तो इसलिए इसका क्यूब रूट फाइंड करना आसान हो गया था। ठीक है। या अगर आप लोग इस तरीके से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इनका भी आप लोग को मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके लास्ट प्लेस पर 1 प्लेस पर 9 है, इसका मतलब है कि ये 9 का क्यूब रूट है, ये हमारे पास 10 का क्यूब रूट है एंड ये हमारे पास 5 के क्यूब रूट के इक्वल है ये वैल्यूज़। ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 17 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हमारा मकसद है तमाम वो एग्जांपल्स आप लोग के साथ शेयर करना जो इससे पहले क्लासेस के पेपर्स में आ चुकी थी। ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 17 भी आ चुकी थी, जिसमें हमारे पास नंबर था 329। 329 को हमने बताना था कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो हम सबसे पहले 329 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे। हमने प्राइम फैक्टर्स लिए तो हमारे पास ये आ चुके इसके प्राइम फैक्टर। ये देखा जाए तो ये भी इसका, जैसे कि ये हमारे पास बात हो रही है परफेक्ट क्यूब की, मतलब हर पेयर में 3 नंबर होने चाहिए। तो इस 2 के पेयर में तो 3 नंबर मौजूद हैं, ये तो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर 7 के पेयर में जो लास्ट नंबर था वो मिस था। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोगों ने 392 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और हमारी एग्जांपल नंबर 18 भी आपने देख लेनी है, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनका क्यूब रूट लेना है। उनका तरीक़ाकार आप लोग को मालूम है क्योंकि हम एग्जांपल्स की वीडियो में तमाम तरीक़ाकार इसका सिखा चुके थे।
एग्जाम्पल नंबर 21 भी आपसे पहले क्लासेस जो थी उनके पेपर्स में आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हम साथ साथ उनकी सोल्यूशन भी वीडियोस के दौरान उनके साथ शेयर करते हैं। सो बुक के ऊपर ही हम उनके सोल्यूशंस को साथ साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखें हमारे पास है 343 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय -343 क्यूब रूट। इस सूरत में हमने क्या कर लेना है, हमने पहले इनके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर देना है। सो यहाँ पर देखें इनके प्राइम फैक्टर्स राइट हो चुके हैं, इस तरीके से हमने राइट किए हैं। फिर ये देखें, यानी ये वाला तरीक़ाकार काफ़ी मुश्किल था इसको समझना, तो हमने यहाँ पर उसका आसान तरीके से उसका सोल्यूशन शेयर किया। यानी 343 जो कि पॉजिटिव नंबर था, उसके हमारे पास फैक्टर्स आए थे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें 7 का क्यूब, एंड -343 के हमारे पास फैक्टर्स आए थे -7 मल्टीप्लाई बाय -7 जो कि -7 का क्यूब था। हमने इस तरीके से इनको राइट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, पहले तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी दोनों तरफ पर क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कट गए। अब बच चुका था हमारे पास 7 एंड -7, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7। हमारे पास क्या बच चुका था, डिनोमिनेटर में -1, यानी 1 बाई -1, जो कि हमारे पास इक्वल टू था -1 के। ठीक हो गया, यानी आप अगर इस तरीके से भी राइट करें तब भी आपके पास आंसर -1 आता है। अगर आप बुक के प्रोसेस को फॉलो करें जो कि थोड़ा सा लेंथी है, तब भी आपके पास आंसर क्या आता है, -1 आता है। सो आई थिंक ये वाला जो स्टेप्स हैं ये थोड़े से शॉर्ट हैं और जल्दी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22 को देख लें। एग्जाम्पल नंबर 22 एंड एग्जाम्पल नंबर 23, ये दोनों हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि अब हमारे लिए आएंगी, नो, ये में भी हो सकता है आपके मिड टर्म में आएँ या आपके लिए फ़ाइनल टर्म में आएँ। ये एग्जाम्पल्स मस्ट आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पर -2744। सो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, इसके यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ले लिए हैं। 27 के जो प्राइम फैक्टर्स थे उन्होंने 333, एंड 2744 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 का क्यूब एंड 7 का क्यूब, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। इस तरीके से इन्होंने राइट कर दी। अब यहाँ पर देखें 27 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय -2744। सो ये देखें क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, या इस ब्रैकेट 27 की ब्रैकेट से 3 एंड -2744 की ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हमारे पास -42। यहाँ से भी हमारे पास -42 ही आया, यहाँ से भी -42, लेकिन बुक वालों की स्टेप थोड़े से ज़्यादा हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम बस डायरेक्ट अपने स्टेप्स को ही फॉलो कर लेते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि 23 है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास है -27 एंड 131, इनका क्यूब रूट इन्होंने लिया हुआ है। सो हमें मालूम है कि -27 जो है वो 3 के क्यूब रूट की इक्वल है, एंड 1331 हमारे पास 11 के क्यूब की इक्वल है। सो इन क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो क्यूब एंड क्यूब रूट कट जाएंगे, हमारे पास -3 एंड 11 आ जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स के अंदर बड़े आसानी से हमने इसका क्यूब रूट फाइंड कर लिया है। ओके, यहाँ पर देखा जाए तो समरी में आपके पास कुछ 2 इम्पॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो M एंड N इकट्ठे लिखी हुई हैं क्यूब रूट के अंदर। तो अगर ये इकट्ठे हों या अलहदा हों, बात क्या होगी हमारी, सेम होगी। सेम जैसे कि P बाई क्यूब रूट के साइन के अंदर है, एक ही है। लेकिन अगर हम इनको अलहदा लिख दें या इकट्ठा लिख दें, दोनों केसेस में हमारा जो आंसर होगा वो सेम आएगा। ठीक है, फॉर एनी नंबर n, यानी हमारे पास कोई भी नंबर होगा n जिसका हम क्यूब रूट लेंगे, इज कॉल्ड द रेडिकल, n इज़ द रेडिकेंट एंड 3 इज़ द इंडेक्स। यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 जो है जो कि क्यूब रूट की पावर है, इसको हम कहेंगे इंडेक्स। ये जो हमारे पास है जो गिवन है इसको रेडिकल कहेंगे, ये जो साइन है, एंड ये जो नंबर हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं इसे हम कहते हैं रेडिकेंट। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो अ क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यानी नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब रूट हमेशा हमारे पास नेगेटिव ही आता है। जब भी कोई नंबर, अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। सो इसके साथ हमारे 1 2 एंड 3 चैप्टर के तमाम इंपॉर्टेंट पार्ट्स और वो क्वेश्चन जो इससे पहले क्लासेस के लिए आ चुके थे आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।